दोषी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और भाई की लड़की के साथ हो गया ऐसा व्यवहार। ठीक है, इसके 19 साल की मनीषा, जो कि स्वभाव से बहुत ही शांत और शर्मीली किस्म की लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और हमेशा अपने परिवार को आगे लेकर बढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके लाइफ का अंजाम इतना दर्दनाक और खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस केस में जो हुआ वह ढेरों सवाल उठाता है। जिस सिस्टम की लापरवाही की वजह से 19 साल की मनीषा की जान चली गई, वही सिस्टम अंत में मनीषा के मुजरिमों को छुपाने और सबूतों को दबाने में लगा रहता है। चलिए मैं आपको इस केस की पूरी डिटेल्स बताता हूँ। यह केस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव लाहौरा धनी लक्ष्मण का है। 11 अगस्त 2025 को मनीषा रोज की तरह किड्स केयर स्कूल के लिए निकलती है, जहां पर वो एज ए टीचर वर्किंग थी। मनीषा को घर से निकलते वक्त जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि अब वह कभी घर लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। स्कूल के बाद मनीषा पास ही के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई थी, जिसके बारे में उसने अपने पिता संजय सिंह को पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ था। मनीषा जब देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो मनीषा के दादा को उसकी चिंता होने लगी और उसके दादा उस बस ड्राइवर के पास पहुंचे जिस बस से वह डेली स्कूल जाया करते। बस ड्राइवर ने बताया कि मनीषा पास ही के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म्स लेने गई थी, जिसे सुनने के बाद मनीषा के दादाजी को थोड़ी सी राहत मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया और मनीषा घर नहीं पहुंची तो मनीषा के दादाजी ने पिता संजय सिंह को कॉल करके इन्फॉर्म किया। देर शाम मनीषा का फोन आता है और फिर आवाज नहीं आती और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मनीषा के पिता ने घर पर कॉल कर पता किया तो पता चला कि मनीषा आज स्कूल के बाद से ही घर नहीं लौटी थी। उसके बाद मनीषा के पिता उस नर्सिंग कॉलेज जाते हैं जहां मनीषा एडमिशन फॉर्म लेने जाने वाली थी। वहां जाकर पूछताछ करने के बाद जो गार्ड से उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मनीषा वहां आई ही नहीं थी। संजय सिंह इसके बाद पुलिस को फोन करता है और इस बार पुलिस के साथ दोबारा उस कॉलेज जाता है, लेकिन पुलिस के साथ होने के बावजूद उस कॉलेज के स्टाफ ने ना तो कुछ जानकारी पुलिस को दी और ना ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई गई। मनीषा के पिताजी पास ही के लोहारू पुलिस स्टेशन पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं। अब वहां एफआईआर तो दर्ज की नहीं जाती, उल्टा पुलिस का जो घटिया व्यवहार होता है उनके साथ वो दिखाया जाता है। पुलिस उनको ये कहकर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है कि हो सकता है मनीषा किसी के साथ भाग गई हो और 1-2 दिन में घर वापस लौट आएगी। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोले क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है, बोले जी ठीक है कोई नहीं फिर मिलेंगे हम वहाँ आगे। हाँ ऐसे कंधे पे हाथ उठ मार के बोले जी कोई नहीं आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। सोचिए ऐसी सिचुएशन में फंसकर आपके पास सिर्फ होप होती है सिस्टम ही अगर आपके साथ ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत करे या ऐसी घटिया हरकत करे तो इंसान कितना बेबस और लाचार फील करता है। बेबस होकर संजय सिंह घर वापस आ जाता है। अगले दिन एएसआई शकुंतला उसकी एफआईआर दर्ज करती है और साथ में उस कॉलेज जाते हैं जहां मनीषा एडमिशन फॉर्म लेने जाने वाली थी। लेकिन कॉलेज का स्टाफ उस दिन भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। अगले दिन 13 अगस्त 2025 को एएसआई शकुंतला का कॉल संजय सिंह के पास आता है और कॉल पर उन्हें यह इन्फॉर्म किया जाता है कि पास ही में नहर के पास खेत में एक बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त के लिए संजय सिंह को वहां आना होगा। यह सुनकर संजय सिंह घबराया हुआ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो बॉडी को देखता है मानो उसकी दुनिया उजड़ सी जाती है, क्योंकि वो बॉडी मनीषा की ही। बॉडी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि किसी का भी दिल देखकर सहम जाए। बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, चेहरे पर मानो बहुत सारा एसिड डाला गया हो। आंखों की पुतलियां जो थी आंखों से गायब थी। उसकी गर्दन को, उसके धड़ को शरीर से मानो अलग कर दिया गया हो। उसकी गर्दन कुछ ही इंचेस से उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी। पूरा का पूरा चेहरा गल चुका था, आंखों में पुतलियां नहीं थी और जिसने भी उस खौफनाक मंजर को देखा ना, शायद ही कभी वो इस मंजर को भूल पाएगा। जो भी घटनास्थल पर मौजूद था और ये सब देख रहा था, उसके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस घिनौनी हरकत को और हैवानियत को किसने अंजाम दिया होगा।
बॉडी की हालत देखकर साफ साफ था कि मनीषा के साथ क्या हुआ होगा। इसी के चलते जो वहां लोग मौजूद थे उनके अंदर काफी आक्रोश था, काफी गुस्सा था, जिसके चलते पुलिस ने पूरे एरिया को सीज कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब। जैसे जैसे बात फैली, लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, लोग धरने पर बैठते रहे। जब हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें रेप और मर्डर को खारिज कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना था, फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना था कि मनीषा की बॉडी से और ना ही कपड़ों से सीमेंस के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले, जिससे साफ हो जाता है कि उसके साथ रेप तो हुआ ही नहीं था। इसके बाद गांव वालों का और लोगों का गुस्सा और भी फूटने लगा, हालात बिगड़ते गए। हालातों को काबू करने के लिए सिस्टम ने वहां का इंटरनेट बंद कर दिया और लीपापोती करने की कोशिश की गई। डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश कम हो सके। घर वालों को शांत करने के लिए मनीषा का फिर से रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बार तो जो पोस्टमार्टम में निकल कर आया वो और भी चौंकाने वाला था। रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया था वो ये कहा गया था कि मनीषा की बॉडी को किसी जंगली जानवर ने खा लिया था या किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला किया था। और जब यह खबर मनीषा के घर वालों तक पहुंची तो मनीषा के घर वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा के जो कातिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना को या मनीषा की उस हालत को, मनीषा की बॉडी को जिस आदमी ने देखा वह साफ अंदाजा लगा सकता था कि मनीषा का मर्डर हुआ था। लेकिन इस अपराध में शायद किसी पावरफुल इंसान का हाथ रहा होगा, तभी शायद सिस्टम द्वारा और पुलिस द्वारा उस घिनौने अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। चाहे वो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जिसमें उसके साथ रेप के और उसके मर्डर की खबर को सिरे से खारिज कर दिया गया था। हद तो तब हो गई जब अचानक से एक सुसाइड नोट मिला मनीषा की बॉडी के पास से। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग इतनी साफ और इतनी नीट एंड क्लीन थी मानो बहुत इत्मीनान से लिखी गई हो। लेकिन जो घटनास्थल पर मौजूद लोग थे उनका कहना था कि बॉडी के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुसाइड नोट अचानक से पुलिस के हाथ कैसे लग गया। आसपास जो लोग मौजूद थे जिन्होंने मनीषा की बॉडी को पहली बार देखा था उनके मुताबिक वहां पर कोई सुसाइड नोट नहीं था। लेकिन पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसके अंदर पुलिस का कहना था कि जहर खाकर सुसाइड करने की बात लिखी गई है। अब आप जरा सोचिए। और हाँ, पुलिस ने इस बात को साबित करने के लिए उस जहर का बिल भी पेश किया। जरा सोचिए, आप डिप्रेस्ड हैं या कोई डिप्रेस्ड है तो वो जहर खरीदते वक्त कोई बिल खरीदेगा? नहीं। आमतौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बिल्स तो कलेक्ट ही नहीं करते हैं, तो सोचिए कोई जहर का बिल क्यों ही लेगा। पुलिस के इस एक्ट से और पुलिस के स्टेटमेंट से साफ साफ यह नजर आ रहा था कि पुलिस इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। इस घटना को हुए काफी दिन हो चले हैं और अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ही अब तक पता चल पाया है कि मनीषा के साथ एग्जैक्ट हुआ क्या था। अभी फिलहाल यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई कॉलेज के सीसीटीवी वीडियोस को, जितने भी फुटेजेस थे जो मिल सकते थे, उन सबको खंगाल रही है। जरा सोचिए, पुलिस पहले ही दिन जिस दिन संजय सिंह पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराने गए थे उसी दिन पुलिस एक्शन लेकर अगर मनीषा को ढूंढने की कोशिश करती तो शायद मनीषा हम सबके बीच मौजूद होती। लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से हमने मनीषा जैसी बेटी को खो दिया, हमेशा के लिए खो दिया। पुलिस समय पर कार्रवाई कर पाती तो उसकी जान बच सकती थी जी। अगर उसी टाइम से किसी नेता ही लड़की गायब हुआ तो सीधा एसपी का फोन था, लड़की का नंबर ट्रेस लाकर हथों हाथ लोकेशन निकाल के लड़की बाहर मिला, घर कांगन मिला, या गरीब परिवार की ही इसकी कुछ समाधान को नहीं था, बेचारी अपना अकेला मिली है बेचारी की। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।